नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास में। क्लास 10th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश करने जा रहे हैं हमारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अध्याय। जी हाँ, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख ही पा रहे हैं, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है। और जिस चैप्टर को हम लोग अपनी आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे दोस्तों, उसका नाम है मुद्रा और साख, है ना। और कहां पर देखने को मिलता है हमारा ये चैप्टर हमें देखने को मिलता है दोस्तों, आपकी जो ये अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है ना, उसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक। अच्छा, पीछे अगर आप लोग देखेंगे दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है यूपी बोर्ड। क्या सिर्फ ये क्लास यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए है? ऐसा नहीं है। यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए तो ये क्लास पूरे तौर पर आधारित है ही, लेकिन अगर आप लोग किसी और हिंदी मीडियम बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये क्लासेस आपके लिए पूरे तौर पर तैयार की गई हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझते चलना है। मुद्रा और साख इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये जो आपका अध्याय है, पेपर में इस चैप्टर से कितने महत्वपूर्ण सवाल बनने की संभावना है, जो हाईली इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, उसको हम लोग अपनी आज की इस क्लास में देखेंगे। और आप देखते हैं कि इस चैप्टर का ये जो हमारा ये सेशन हो रहा है, इससे आप अपने पेपर में कोई भी सवाल इस चैप्टर से बाहर आते हुए नहीं देखेंगे। लेट्स बिगिन द क्लास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये जो मुद्रा और साख वाला अध्याय है, इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। आप सभी के सामने एक एक कर सारे बिंदुओं को हम लोग समझते चलते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और हम क्या पढ़ेंगे। हमारी आज की इस क्लास में दोस्तों हम लोग बहुत सारी प्यारी प्यारी बातों को आप सभी के सामने रखने वाले हैं। हम लोग इस चैप्टर से संबंधित आप देखते हैं कि जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे, जिन्हें हम लोग लघु उत्तर प्रश्न कहते हैं। फिर हम लोग आप सभी के साथ आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करेंगे, और उसी के साथ साथ हम लोग आपके एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो कुर्सी की बेटी बांध लीजिए। मुद्रा और साख काफी इंटरेस्टिंग अध्याय है, और बहुत बार आप देखते हैं कि आपके पेपर में यहां से सवाल बनते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर की पूरी कहानी को हम लोग समझते चलेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो 1 रुपए का नोट होता है, ये जो 1 रुपए का नोट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये किस प्रकार की मुद्रा है? ये एक वास्तविक मुद्रा है, सांकेतिक मुद्रा है, सहायक मुद्रा है, या फिर ऐच्छिक मुद्रा है? आप सभी को बताया दोस्तों, ये जो हमारा 1 रुपए का नोट है, आप जाएंगे दुकान पर, किसी से कोई सामान ले सकते हैं, कोई सामान आप किसी को बदले में दे सकते हैं, है ना। ये एक वास्तविक मुद्रा आपको दिखती है ना, एक रियल मनी आपको दिखता है दोस्तों। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। वैसे 1 रुपए का नोट भैया अब दिखता नहीं है। अगला सवाल है दोस्तों, पूछा जा रहा है कि बैंक ऋण नहीं देते हैं, कि बैंक जो होते हैं, आप सभी को पता है कि लोगों को पैसा उधार देते हैं। लोग किसी भी जरूरत के लिए बैंक से पैसा उधार ले सकते हैं। अगर आपको अपनी पढ़ाई करनी है, घर बनाना है, शादी करनी है, गाड़ी खरीदनी है ना, तो आप बैंक के पास पैसा लेने जाएंगे, बैंक आपको पैसा उधार दे देगा और आपसे थोड़ा सा इंटरेस्ट लेगा या फिर थोड़ा सा ब्याज लेगा। लेकिन इनमें से वो कौन है जिनको आप देखते हैं कि बैंक ऋण यानी कि उधार देने से मना कर देगा, लोन देने से मना कर देगा, है ना। तो आप देखते हैं दोस्तों कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास आप देखते हैं कि बिना कोई समर्थक ऋणधार हो, कि अगर आप बैंक से पैसा लेने जाते हैं ना, तो बैंक आपसे कोई ना कोई चीज गारंटी के तौर पर रखवाता है। कि अगर आप बैंक के पास गए और आपने कहा कि मुझे 10 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक कहेगा हाँ कुछ गारंटी के तौर पर रख दो, अपने जमीन के कागजात रख जाओ, वो गाड़ी जो तुम्हारी है उसके कागज रख जाओ, वो जो तुम्हारे घर में जेवरात हैं उनको हमारे पास जमा करा दो। तो अगर आपके पास कोई भी चीज गारंटी के तौर पर रखने की नहीं है और आपके पास आवश्यक कागजात भी नहीं है, पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, तो बैंक आपको तब लोन देने से पूरे तौर पर मना कर देगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है कि मानव को एक छोटा व्यवसाय करने के लिए ऋण की जरूरत होती है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि ये ऋण बैंक से लेना चाहिए या फिर साहूकार से? ये तुलना कीजिए। देखिए, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी भी तरीके का कोई व्यापार करना चाहता है या फिर किसी भी चीज के लिए अगर उसे पैसे की जरूरत है, तो उसे पैसा उधार लेना होगा। और पैसे उधार लेने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप किसी साहूकार से, किसी सेठ से, या तो किसी जमींदार से पैसा उधार ले लीजिए, या आप किसी बैंक से पैसा उधार ले लीजिए। आप सभी को पता है कि अगर आप बैंक से पैसा उधार लेते हैं तो बैंक आपसे बहुत कम इंटरेस्ट, या फिर आप लोग क्या देखते हैं दोस्तों कि बहुत कम ब्याज लेता है। जैसे अगर मैंने बैंक से 100 रुपए लिए, तो बैंक मुझसे कहेगा कि हाँ तो मुझे 6 महीने बाद दे देना, और तो मुझे सिर्फ 120 रुपए देना, यानी कि 20 रुपए का आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। वहीं अगर बात करें दोस्तों कि अगर आप किसी सेठ से पैसा लेते हैं, किसी जमींदार से पैसा लेते हैं, तो वो भी आपको 100 रुपए दे देगा, और वो आपसे कहेगा कि लेकिन जब तुम जमा करोगे ना, तो तुम्हें हमें 500 रुपए वापस जमा करने होंगे। तो आप देखते हैं कि दोस्तों उनका जो ब्याज होता है वो बहुत ज्यादा होता है ना। तो इसीलिए आपको दिखता है कि आपको जब भी कोई सामान लेना हो, जब भी आपको कोई ना कोई ऋण लेना हो, हमेशा आपको अपनी जरूरत को ध्यान में रखना है। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि आप जिस भी पैसे को ले रहे हैं, उसके अंदर आप ये भी चेक करें कि आपकी ब्याज की दर क्या है, जहां से आपको कम ब्याज देना पड़े। जैसे बैंक में आपको कम ब्याज देना पड़ेगा, आप कम अतिरिक्त पैसा देना पड़ेगा, तो ऐसी जगह से ही आपको पैसा लेना चाहिए जहां से आपको पैसा आसान शर्तों में और कम ब्याज पे मिल जाए।
अगला सवाल है कि क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को पैसा देने के लिए तैयार नहीं होते। देखिए, अगर कोई व्यक्ति है और कोई व्यक्ति अगर बैंक के पास गया और बैंक से कहे कि भैया मुझे पैसा चाहिए, और उस पैसे को देने के लिए बैंक तैयार है, लेकिन बैंक आपसे कहेगा कि हमारे पास कुछ गारंटी के तौर पर रखवाओ, अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें दो। तो अगर देखा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति ये लगता है कि दोस्तों उसके पास ना पैसा वापस करने की क्षमता नहीं है, ऐसा थोड़ी होता है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा चला जाए बैंक के पास कि भैया हमें 500 करोड़ चाहिए। अगर आप 500 करोड़ मांग रहे हैं तो बैंक सबसे पहले ये देखेगा कि कहीं आपकी क्षमता है इसको वापस करने की या नहीं, है ना। आपको क्या है दोस्तों, आप यहां पर देखते हैं कि बैंक आपकी साख को देखता है ना, आपकी साख को देखता है। साख का मतलब कि आपकी क्षमता को देखता है कि आप पैसा वापस करने लायक हो कि नहीं, कि आप इतना बड़ा पैसा मांग रहे हो, है ना। और अगर आपकी ये साख नहीं होती, अगर आपकी इतनी क्षमता नहीं होती, अगर आपकी इतनी औकात नहीं होती है, तो बैंक आपको क्या कर देता है दोस्तों, तो बैंक आपको पैसा उधार देने से मना कर देता है ना, कि आप जो पैसा लेना चाह रहे हो वो वापस नहीं कर पाओगे। इसीलिए बैंक क्या करता है दोस्तों, बहुत ही चुनिंदा लोगों को, बहुत ही कम लोगों को पैसा उधार देता है। अगला सवाल है कि 10 रुपए के नोट को देखिए, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, कि आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं। 10 रुपए का नोट है दोस्तों, कुछ इस तरीके से लिखा होता है। और इस 10 रुपए के नोट पर अगर आप लोग देखें दोस्तों, बहुत सारी चीजें लिखी हुई हमें दिखती हैं। इस नोट पर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा रहता है कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि इसी के साथ साथ यहाँ पर 10 रुपए का अंक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत के नोट जारी होते हैं, वो लिखा रहता है। गांधी जी का चित्र होता है और हर बैंक का अपना एक नंबर होता है, हर नोट का वो भी लिखा रहता है। अब ये जो लिखा है दोस्तों, जहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर भारत का जो रिजर्व बैंक है, जो हमारा आरबीआई बैंक है, वो ये वचन दे रहा है कि भैया ये जो कागज का टुकड़ा है ना, इसकी कीमत 10 रुपए है। आप मार्केट में जाओगे तो इस कागज के टुकड़े के बदले आप 10 रुपए में जितना भी सामान आ सकता है, कोई भी सामान आ सकता है, वो ले सकते हो। ऐसे ही मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसका मतलब है कि जो धारक है, जिसके पास ये नोट है, जिसने इसको धारण किया हुआ है, इस नोट की कीमत आप देखते हैं कि 10 रुपए है। ये कागज का जो टुकड़ा है ये 10 रुपए है, 100 रुपए है, 500 रुपए है ना। तो उस कागज के टुकड़े को आप देखते हैं कि बैंक ये कहता है कि जिसके पास ये है, जिसने इसको धारण कर रखा है, वो इसके बदले कोई भी सामान को ले सकता है ना। तो ये आपको कहाँ दिखता है दोस्तों, हमारे बैंकों के नोट के ऊपर दिखता है, चाहे 10 का हो, 20 का हो, 500 का हो या 50 का हो। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर हम लोग बात करते हैं विकास के संबंध में, कि अगर किसी देश को अपने आप को बेहतर करना है, अगर कोई देश अपने आप को मजबूत करना चाहता है, पहले से आगे बढ़ाना चाहता है, तो उस देश के अंदर आपको दिखता है कि वहां पर ऋण की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। मान लीजिए कि भाई देश के अंदर लोग होंगे जिन्हें अपने बिजनेस खोलने हैं, उनके पास आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है, पैसा नहीं है लेकिन आइडियाज तो है। अगर पैसा उनको मिल जाए बैंक की मदद से, तो वो बिजनेस को करेंगे, बिजनेस करेंगे तो इससे उन लोगों का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा। अगर किसी के पास एक दुकान है, वो 2 दुकानें करना चाहता है, पैसा नहीं है, बैंक से पैसा उधार ले ले, तो उसको अपनी 2 दुकान करेगा, उससे उस व्यक्ति का भी विकास होगा और आप देखते हैं कि देश का भी विकास होगा। तो आप देखते हैं कि व्यवसायों को बढ़ाने में, बिजनेस को बढ़ाने में जो हमारा ये लोन होते हैं, पैसा जो उधार होता है, ये बहुत बड़ा योगदान देता है। किसी की छोटी कंपनी है, उसे बड़ी कंपनी करना है, तो जब तक बड़ी कंपनी स्थापित नहीं कर पाएगा, जब तक पैसा नहीं होगा, अगर उसे आसानी से पैसा मिल जाएगा तो वो अपनी बड़ी कंपनी स्थापित कर सकता है, सामान वगैरह खरीद सकता है। एक छोटा किसान है, छोटी खेत रखता है, बड़ा खेत खरीदना चाहता है, अगर उसे पैसा आसानी से मिल जाएगा तो वो क्या कर पाएगा दोस्तों, अपने खेत को बड़ा कर पाएगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसका घर बहुत छोटा है, बड़ा घर खरीदना चाहता है, उसकी क्षमता भी है, उसकी साख भी है कि वो पैसा वापस कर सकता है, तो अगर उसे बैंक से पैसा उधार मिल जाएगा तो वो बड़े घर को ले पाएगा। तो इसीलिए हम देखते हैं दोस्तों कि देश के विकास में, चाहे लोगों के घर हो, गाड़ियां हो, या फिर आप देखते हैं कि विवाह संबंधी मुद्दे हुए, या फिर कंपनी को बनाने संबंधी, हर एक चीज में हमारा ये जो उधार होता है, ऋण होता है, ये बहुत बड़ा योगदान देता है। अगला सवाल है कि भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह से नजर रखता है, ये समझिए। दोस्तों आप लोग देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो बैंक है, जिसे हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक या फिर आरबीआई के नाम से पुकारते हैं। और भैया आरबीआई का काम क्या होता है दोस्तों, जैसे आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल का काम होता है, सर प्रिंसिपल सर तो कुछ करते ही नहीं है, नहीं भाई वो करते हैं। प्रिंसिपल सर सब पर नजर रखते हैं कि मैथ वाले सर पढ़ाने जा रहे हैं कि नहीं, इंग्लिश वाले सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं, हिंदी वाले सर पढ़ा रहे हैं कि नहीं, वो मैथ वाली मैडम पढ़ा रही हैं कि नहीं। तो हर एक व्यक्ति पर नजर रखने की जिम्मेदारी स्कूल में प्रिंसिपल की होती है। ऐसे ही देश के अंदर जितने भी हमारे प्राइवेट बैंक है और सरकारी बैंक है, उन सभी पर नजर रखने की जिम्मेदारी, उनको जो नियम दिए गए हैं, आरबीआई बैंक को चलाने के नियम बना देता है और नजर रखता है कि हर बैंक को इसी नियम के आधार पर चलना होगा, है ना। आरबीआई क्या करता है दोस्तों, देश का एक सेंट्रलाइज्ड बैंक है, एक सरकारी बैंक है, जो तय करता है कि देश में जितने भी हमारे बैंक होंगे ना, चाहे सरकारी होंगे या फिर प्राइवेट, वो किस तरीके से चलेंगे। और इसका काम होता है कि वो सभी बैंकों पर नजर रखे, है ना, और वो सभी बैंकों पर नजर रखता है और ये चेक करता रहता है कि बैंक नियम के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं, है ना। और बैंकों की कार्य प्रणाली को आप देखते हैं कि हमारा ये आरबीआई नियंत्रित करता है और आरबीआई की वजह से ही आप देखते हैं कि देश जो है
है दोस्तों वो सुचारू तौर पर आगे बढ़ता है, क्योंकि पैसे का लेन देन हमारे आरबीआई के द्वारा ही संभाला जाता है। अगला सवाल है कि गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के संगठनों के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में बताइए। देखिए भारत के अंदर आप देखते हैं दोस्तों बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा गरीब हैं, है ना, जो आप देखते हैं कि दिन में काम करते हैं, शाम को थोड़ा बहुत पैसा आता है, उसी से उनकी आजीविका चलती है। अब ऐसे लोग अगर बैंक से पैसा लेने उधार जाएंगे तो वो अपनी क्षमता को साबित नहीं कर पाएंगे, है ना, बैंक उनको पैसा देने में असमर्थ है, बैंक नहीं दे सकता। वहीं अगर वो किसी सेठ से, साहूकार से पैसा लेंगे तो वो बहुत ज्यादा ब्याज लेगा। इसी के लिए हम देखते हैं कि ये जो गरीब लोग हैं इन्हीं के द्वारा आप देखते हैं कि एक नई चीज हमें देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है स्वयं सहायता समूह, है ना, जिसे हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से भी पुकारते हैं। और सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने अपने आसपास जरूर इस शब्द को सुना होगा, कमेटी। भैया कमेटी डाली जा रही है, इसका मतलब क्या होता है कि बहुत सारे जो गरीब लोग हैं, जो असमर्थ लोग हैं, कमजोर लोग हैं, वो अपना एक समूह बनाते हैं। हर व्यक्ति उस ग्रुप में से कुछ कुछ पैसा जमा करता है हर महीने। फिर उस जो भी पैसा जमा होता है वो हर एक व्यक्ति में एक एक कर कर बांट दिया जाता है। इसके जरिए हर एक व्यक्ति की जो जरूरत है वो पूरी हो जाती है और लोगों के पास पैसा आता रहता है ना। तो स्वयं सहायता समूह आप लोग देखते हैं दोस्तों कि गरीब लोग इसके जरिए अपनी आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर से तो बैंक से पैसा नहीं मिलेगा, अगर वो किसी जमींदार से लेंगे तो उनको महंगा मिलेगा, है ना। तो आप देखते हैं कि वो अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रुप बना लेते हैं और एक एक कर कर हर व्यक्ति को उसमें पैसा मिलता रहता है ना। तो अधिकतर ये जो लोग होते हैं दोस्तों, क्योंकि अशिक्षित होते हैं, ये जागरूक नहीं होते हैं, तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मान लीजिए कि एक समूह बना और इस समूह में अब तय हुआ कि भैया हम लोग क्या करेंगे कि हम हर महीने 500 रुपए जमा करेंगे। तो सब लोगों ने आप देखते हैं कि दोस्तों 500 रुपए जमा किए, ठीक है। आप देखते हैं कि 500 रुपए हर ये महिला जो है आप देखते हैं कि दोस्तों इनके द्वारा दिया जाएगा, ठीक। 500 500 1000, है ना, 1000 2000 3000 और आप देखते हैं कि 3500। तो हर महीने इस ग्रुप के 3500 रुपए जमा हो रहे हैं। तो एक एक कर कर ये 3500 रुपए पहले इनको मिल जाएंगे, फिर इनको मिल जाएंगे, फिर इनको मिल जाएंगे, इनको मिल जाएंगे, इनको मिल जाएंगे, इनको मिल जाएंगे, इनको मिल जाएंगे। फिर इसी तरीके से चक्कर आप देखते हैं कि चलता रहता है। और अगर इनको कोई सामान वगैरह खरीदना होता है तो फिर ये आपस में उस सामान को खरीद पाते हैं, है ना। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसके जरिए जो हमारे गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं दोस्तों, वो बैंकों से अगर पैसा लेने में असमर्थ हैं तो एक दूसरे की जरूरत इस तरीके से पूरा कर देते हैं। अगला सवाल है कि हमारे देश के अंदर अगर हम लोग देखते हैं, भारत के अंदर ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्या जरूरत है। देखिए पैसा उधार लेने के दोस्तों हमारे पास हमें दो तरीके दिखते हैं। एक कहलाता है दोस्तों अनौपचारिक। अनौपचारिक का मतलब क्या है कि मैंने अपने किसी दोस्त से ले लिया, मैंने किसी रिश्तेदार से ले लिया, या फिर मैंने किसी सेठ जमींदार से ले लिया, साहूकार से ले लिया। जो अगर आप इस तरीके से पैसा किसी से उधार लेते हैं, जो दोस्त हुआ, जमींदार हुआ, तो इसके अंदर जो ब्याज होता है वो कहीं ना कहीं ज्यादा होता है और इसमें पैसा उधार देने वाला व्यक्ति अपना फायदा उठाना चाहता है। वहीं आप देखते हैं कि दोस्तों हमारे पास होते हैं औपचारिक स्रोत। औपचारिक स्रोत का मतलब कि हमारे बैंक वगैरह। देखा जाए हमारे देश में लगभग 48% जो पैसा उधार लिया जाता है ना, आज के समय में भी वो अनौपचारिक सेक्टर से ही है। दोस्तों से ले लेंगे, जमींदारों से ले लेंगे, बैंक से अभी भी भारत के अंदर लगभग 48% जो लोग हैं पैसा बैंकों से उधार नहीं ले रहे हैं दोस्तों, जमींदारों से ही ले रहे हैं। और ये जो लोग होते हैं दोस्तों, ये जो आप देखते हैं कि जो अनौपचारिक सेक्टर के होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि ब्याज बढ़ाकर पैसा वापस मांगते हैं कि जब पैसा वापस दोगे तो हमें ज्यादा पैसा देना होगा। अच्छा, लोग आप देखते हैं कि पैसा ज्यादा देने को भी क्यों तैयार हो जाते हैं, क्या वजह है भाई? इसके पीछे वजह है कि भारत के अंदर अधिकतर जो जनता है, जो आप देखते हैं दोस्तों कि जो गरीब है, जो अशिक्षित है, वो आप देखते हैं कि वो इन सेठ और साहूकारों से पैसा उधार ले लेती है। और एक बार अगर ये पैसा उधार ले लेते हैं तो फिर ये इनके जाल में फंस जाते हैं और ये क्या करते रहते हैं दोस्तों, धीरे धीरे कर पैसा देते रहते हैं। तो ना तो इनका पूरी रकम उतरती है, ना ही इनका ब्याज होता है और वो पूरे तौर पर इनके जाल में फंस जाते हैं। तो आवश्यकता है कि भारत के अंदर हम लोग अपने बैंकिंग व्यवस्था को सरल करें, बिना कागजी कार्रवाई के आसानी के साथ अगर मजदूरों को, ग्रामीण लोगों को भी अगर ऋण मिलने लगे तो भारत में जो 48% लोग अनौपचारिक सेक्टर से पैसा ले रहे हैं, फिर ये औपचारिक सेक्टर से पैसा लेना शुरू कर देंगे और ये भारत की स्थिति को बेहतर करने में एक बहुत बड़ा योगदान देगा। अगला सवाल है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरीके से मध्यस्थता करता है ना। इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिकली बैंक कार्य किस तरीके से करता है, यहां पर यही हमसे पूछा जा रहा है। देखो भैया, होता क्या है कि बैंक जो है ना दोस्तों, एक बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है। तो बैंक क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि किस तरीके से कार्य कर रहा है उसको हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि एक बैंक है और इस बैंक के अंदर आप देखते हैं कि दोस्तों 1000 लोगों का खाता है ना। आप देखते हैं कि 1000 लोगों का खाता है, 1000 लोगों ने अपना पैसा इसके अंदर जमा किया हुआ है। अब ऐसा थोड़ी होगा कि एक ही दिन सारे के सारे 1000 लोग आ जाएंगे और कहेंगे कि हमें अपना पैसा वापस करना है। नहीं, जितने भी लोगों ने पैसा जमा किया होता है बैंक के अंदर, बैंक क्या करता है, बैंक ये कहता है कि भैया हमसे पैसा उधार ले लो, हमारे पास पैसा है। तो बैंक है, बैंक में लोगों ने खाता खुलवाया, 1000 लोगों ने, अब उन लोगों का पैसा बैंक में जमा है। बैंक कह रहा है कि भैया हमारे पास गड्डियां ही गड्डियां हैं, आओ हमसे पैसा उधार ले लो। अब आप उसके पास जाएंगे, कोई दूसरा व्यक्ति है ना,
इन 1000 लोगों के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति हुआ जिसको घर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाई करानी है, वो इनके पास जाएगा, बैंक कहेगा हाँ हाँ ले जाओ, मुझसे 1 लाख रुपया चाहिए ले जाओ, मुझे वापस कर देना 2 महीने के बाद, या फिर आप देखते हैं कि 5 महीने के बाद, और मैं आपसे 1,10,000 रुपए लूंगा, है ना, यानी कि 10,000 रुपए मैं आपसे ब्याज लूंगा। ठीक है, वो व्यक्ति कहता है हाँ हाँ ठीक है दे दो, 10,000 रुपए ज्यादा बड़ी रकम नहीं है ना। और ऐसे ही करते करते आप देखते हैं कि फिर 2 महीने बाद जब वो पैसा वापस कर देता है तो बैंक के पास आप देखते हैं कि 1 लाख आ गया। अब जिनका 1 लाख था उनको 1 लाख मिल जाता है वापस, उनके पास तो होता है। अभी जो 10,000 रुपए आते हैं ना दोस्तों, ये बैंक की आप देखते हैं कि इनकम होती है। तो कुछ इस तरीके से बैंक अपनी आमदनी को प्राप्त करते हैं, है ना। तो खाता धारकों से पैसा जमा लिया, वही पैसा दूसरे लोगों को उधार दिया, जब वही पैसा वापस आता है तो पैसा वापस चला जाता है जिनका था उनके पास, खाता धारकों के पास, और जो ब्याज होता है वो बैंक के पास रहता है। और कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि बैंक क्या करता है दोस्तों, जिनको पैसा उधार चाहिए था उनकी जरूरत को भी पूरा करता है, और जिनका खाता था उनके पैसे को भी सुरक्षित रखता है, और अपना भी आमदनी आप देखते हैं कि फायदा उठाता है। चलिए, अब दोस्तों अगला सवाल यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग। देखिए, जब दुनिया के अंतर्गत हम लोग देखते हैं दोस्तों कि मुद्रा आविष्कृत नहीं हुई थी, जब तक हम लोगों ने मुद्रा को बनते हुए नहीं देखा था, तो दुनिया के अंतर्गत आप देखते हैं कि जो व्यापार करना था वो बहुत मुश्किल था। व्यक्ति वस्तु के बदले वस्तु को चलाया करता था, और इसी को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे, है ना। तो इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे कि भैया जी आप देखते हैं कि एक के पास मछली है, दूसरे के पास मांस है, मछली वाला कह रहा है कि मुझसे मांस ले लो, मांस वाला कह रहा है कि मुझसे मछली ले लो। तो एक दूसरे के साथ आप देखते थे कि लोग सामानों का अदला बदली करते थे, और इसी को हम लोग क्या कहते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी, आपको ढूंढना पड़ेगा कि भाई मेरे से कोई मछली ले ले और अपना मांस मुझे दे दे। इस व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल था। इस तरीके को हम लोग कहते थे आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, कि मेरी जरूरत वो पूरा करे, उसकी जरूरत मैं पूरा करूं। ऐसे व्यक्ति का मिल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, और इसी वजह से आप लोग देखते हैं कि मनुष्य ने इसी वजह से मुद्रा की तरफ चलना शुरू किया था दोस्तों, है ना। ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था जो अपना सामान ले ले और आपका सामान दे दे। तो इसीलिए हम देखते हैं कि मनुष्य ने क्या किया था दोस्तों, फिर मुद्रा की ओर चलना शुरू हुआ, और फिर शुरुआत में हमने सिक्कों की तरफ, और बाद में फिर हमने नोट की तरफ चलना शुरू किया। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि जोखिम वाली परिस्थितियों में बैंक पैसा कर्जदार के लिए समस्याएं खड़ी कर देता है, क्यों। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति ने पैसा बैंक से उधार लिया, अब वो पैसा उसने बैंक से उधार लिया, और जो चीज उसने गारंटी के तौर पे दी थी वो बैंक के पास जमा है। अब वो व्यक्ति पैसा देने में असमर्थ है, वो आदमी गायब हो गया या पैसा नहीं दे पा रहा, उसकी नौकरी छिन गई, उसकी डेथ हो गई, बैंक ने जिसको पैसा उधार दिया था अगर उसकी मृत्यु हो गई, तो बैंक अपना पैसा कैसे लेगा। बैंक उस स्थिति में क्या करता है दोस्तों, ये जो जोखिम वाली स्थिति होती है, जिस व्यक्ति से आप देखते हैं कि जिस व्यक्ति को बैंक ने पैसा दिया होता है उससे कुछ ना कुछ गारंटी बैंक ने रखी होती है ना। अब जो गारंटी के तौर पर बैंक ने अपना सामान रखा होता है ना, चाहे किसी की जमीन हो या फिर कुछ सामान हो, उसको बैंक बेचकर क्या कर लेता है दोस्तों, अपने नुकसान को पूरा कवर कर लेता है ना। उस पूरे के पूरे नुकसान को आप लोग देखते हैं कि बैंक के द्वारा कवर किया जाता है। चलिए, अब दोस्तों यहां से हमारे कुछ जबरदस्त से आप लोग देखते हैं कि जो सवाल होंगे एमसीक्यू वाले, वो एक एक कर आप सभी के सामने रखे जाएंगे। तो बहुत सरलतम तरीके से इन सवालों को हमें पढ़ते चलना है, और किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को अपने समक्ष बिल्कुल भी नहीं आने देना है। सवाल है कि वस्तु विनिमय प्रणाली को किस तत्व ने बहुत सरल बना दिया था। ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी, आप देखते हैं कि इसको किसने सरल बनाया था। देखिए, वस्तु विनिमय का मतलब क्या है कि आपके पास कोई वस्तु है, आप किसी व्यक्ति को दे रहे हो और वो व्यक्ति आपको दे रहा है, इसी के जरिए सामान का लेन देन होता था। लेकिन ये बहुत मुश्किल थी, क्योंकि आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना पड़ता था, कि वो आपका सामान ले ले, आप उनका सामान ले लें। तो जब मुद्रा आई तो इसके जरिए व्यापार करना बहुत ज्यादा सरल हो गया, हर एक व्यक्ति इसको स्वीकार कर रहा था, चीजों का खरीदना बहुत ज्यादा आसान हुआ, मुद्रा ने इसको बहुत सरल किया। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि लोग मुद्रा को निक्षेप में रखते हैं। जो मुद्रा होती है इसको कहां पर आप देखते हैं कि लोगों के द्वारा जमा करके रखा जाता है, घरों में भी बैंकों में भी, अर्थात ऑप्शन ए और बी दोनों ही हमारे बिल्कुल सही ऑप्शन बनते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, पूछा जा रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप लोग क्या समझते हैं। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या है, ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि किसी व्यक्ति के पास एक चीज है, वो दूसरे व्यक्ति के साथ वो चीज देता है और उसकी चीज अपने को ले लेता है, इसी को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। पूछा जा रहा है कि मुद्रा क्या है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, मुद्रा एक माध्यम है जिसके जरिए आप देखते हैं कि आप किसी भी चीज को विनिमय कर सकते हैं। विनिमय का मतलब खरीद सकते हैं या फिर व्यापार खरीद सकते हैं। तो दूसरे शब्दों में एक ऐसी चीज जिसके जरिए व्यापार करना बहुत ज्यादा सरल है ना, एक ऐसा सामान जिसको हर व्यक्ति स्वीकार करता है, जिसके जरिए व्यापार करना, विनिमय करना बहुत सरल है, उसी को मुद्रा कहते हैं। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग आरबीआई कहते हैं दोस्तों, वो भारत के अंदर हमारे करेंसी नोटों को जारी करता है।
अगला सवाल है कि बैंक में जमा डिपॉजिट क्यों किए जाते हैं। आप देखते हैं कि बैंक के अंदर क्या किया जाता है दोस्तों, जो पैसा होता है ना उसे लोग जमा करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके बैंक के अंदर जो पैसा जमा है बैंक उसकी गारंटी देता है कि वो सुरक्षित रहेगा। और अगर आप अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो बैंक ये भी कहता है कि हम आपके पैसे को थोड़ा बढ़ाकर आपको वापस देंगे कुछ समय के बाद, है ना। चलिए, अगला सवाल है दोस्तों कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि चेक पर क्या लिखा होता है। देखिए, बैंक से अगर आपको पैसा बाहर निकालना होता है, एक तो तरीका है कि आप बैंक में गए, आपने पर्ची भरी और आपको कैश मिल गया। दूसरा तरीका है कि अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हैं, आप अगर किसी को पैसा देना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन होता है चेक का। और उस चेक के अंदर आप देखते हैं कि बैंक का नाम होता है, जिस व्यक्ति का खाता होता है आप देखते हैं कि उसका नाम होता है, उसको सिग्नेचर करने होते हैं। जितना पैसा आपको निकालना होता है उतना आपको शब्दों में लिखना होता है, यहाँ पर आपको अंकों में लिखना होता है, तारीख लिखनी होती है। और हर बैंक के अंदर जो चेक होता है उसका एक चेक नंबर होता है, वो आपको लिखना होता है ना। तो चेक के जरिए अगर आप किसी व्यक्ति को अपनी पेमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि मैं कैश देना नहीं चाहता, ये चेक दो, मैं साइन करके दे रहा हूं, मेरे बैंक से अकाउंट कट जाएगा, पैसा कट जाएगा। तो चेक के जरिए भी आप देखते हैं कि लोग पेमेंट करते हैं। दोस्तों, क्रेडिट का मतलब क्या होता है। देखिए, क्रेडिट का मतलब होता है, मुख्य तौर पर अगर आप लोग देखें तो क्रेडिट का मतलब होता है उधार, है ना। बैंक से क्रेडिट लेना या फिर बैंक से ऋण लेना या फिर आप देखते हैं कि बैंक से उधार लेना, इसी को हम लोग सिंपल भाषा में कर्ज कहते हैं, उधार कहते हैं, ऋण कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसे क्रेडिट कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए जरूरी शर्तें क्या थी। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए जरूरी शर्तें ये थी कि आपको आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग होना चाहिए। सबसे बड़ी कमजोरी इसकी यही थी कि आपके पास जो सामान है, आप अपना सामान उनको दे दें, वो आपका सामान आपसे ले लें, है ना। इस व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल था, अदला बदली जो हो सके, ये क्या थी दोस्तों, ये वस्तु विनिमय प्रणाली की एक बड़ी जटिलता थी। अगला सवाल है कि मुद्रा जो है इसके क्या लाभ है। देखिए, मुद्रा के अंदर सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके अंदर आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की जरूरत नहीं होती। मेरे पास पैसा है, किसी भी दुकान में जाऊंगा, जो सामान खरीदना है खरीद लूंगा, किसी को भी पेमेंट कर दूंगा, आसानी से वो व्यक्ति मेरे सामान को ले, मुझे सामान दे देगा, पैसा ले लेगा। इसको आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है, इसका संचय करना, इसको जमा करना बहुत सरल है, इसके जरिए व्यापार बहुत सरल होता है। तो ये हमारी मुद्रा के कुछ बेहतरीन से लाभ आपको दिखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि कोलेटरल या फिर समर्थक ऋणधार से आप लोग क्या समझते हैं। देखिए, कोलेटरल या फिर ऋणथक समर्थक ऋणधार का मतलब होता है कि बैंक आपसे कुछ ना कुछ चीज गारंटी के तौर पे रखता है। क्या क्या चीजें गारंटी के तौर पे रखी जाती हैं वो आपसे पूछा जा रहा है, जैसे जमीन हुई, घर हुआ, गाड़ी हुई, आपके जानवर हुए। ये बैंक आपको पैसा उधार देते हुए गारंटी के तौर पर अपने पास सुरक्षित रखता है। मान लो कि अगर आप पैसा नहीं दे पाए तो बैंक आपके जो कोलेटरल है, ये जो आपकी गारंटी का सामान है, ये जो आपका समर्थक ऋणधार है, इसको बेचकर जो कर्ज दिया जाता है ना उसकी राशि को वसूलता है, वरना तो बैंक को नुकसान हो जाएगा। अगला सवाल है कि कर्ज देने के हमारे पास कितने स्रोत हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। कर्ज देने के हमारे पास दो स्रोत आपको देखते हैं। एक कहला रहा है औपचारिक स्रोत, जिसके अंदर आप देखते हैं कि अगर आप किसी बैंक से पैसा उधार ले रहे हैं, है ना। एक कहला रहा है दोस्तों औपचारिक स्रोत, जब आप किसी बैंक से पैसा उधार लेते हैं या फिर किसी सरकारी संस्था से पैसा उधार लेते हैं तो उसे हम लोग औपचारिक स्रोत कहते हैं। अनौपचारिक स्रोत के अंदर आप देखते हैं कि अगर आप किसी साहूकार से, रिश्तेदार से, सेठ से पैसा उधार लेते हैं तो उसको अनौपचारिक स्रोत कहते हैं। फायदा हमेशा आप देखते हैं कि औपचारिक स्रोत में होता है, अनौपचारिक स्रोत में ज्यादा पैसा देना पड़ता है। दोस्तों, अगला सवाल है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप पर आपको टिप्पणी देनी है। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब होता है कि भारत के अंदर जो हमारी गरीब जनता है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो पैसे को ज़्यादा अर्जित नहीं करते हैं और जो बैंक से पैसा लेने में असमर्थ हैं, ये लोग अपने ही ग्रुप बना लेते हैं 15 से 20 लोगों का। एक एक कर ये लोग कुछ पैसा जमा करते हैं। हर जो भी पैसा जमा होता है हर महीने वो एक एक कर हर व्यक्ति के पास आता रहता है। तो इसके जरिए अपनी छोटी छोटी जो राशि होती है उसको ले लेते हैं और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, और इसमें इनको ब्याज भी बहुत कम देना पड़ता है। इसी को माइक्रो फाइनेंसिस कहा जाता है। एक हद से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, आपके सामने रखा जा रहा है। पूछा जा रहा है कि भैया, आप देखते हैं दोस्तों कि आपके पेपर में पूछा जाता है कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है। देखिए, बैंक जो होता है वो अपने हर अकाउंट होल्डर को, हर खाता धारक को एक कार्ड देता है। वैसे दो कार्ड देता है, एक कार्ड को हम लोग डेबिट कार्ड कहते हैं और दूसरे को हम लोग क्रेडिट कार्ड कहते हैं। इनको प्लास्टिक मनी भी कहा जाता है क्योंकि ये प्लास्टिक के बने होते हैं। अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फर्क क्या है, इसको हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा लिखा है डेबिट कार्ड, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं हमारे क्रेडिट कार्ड की, ठीक है। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में फर्क क्या होता है, इसी को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कि दोस्तों मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, है ना, और मैं शॉपिंग करने गया और मैंने जो सामान खरीदा वो आप देखते हैं कि वो कितने रुपए का है, वो 120 रुपए का है, ठीक है। 120 रुपए का है, लेकिन मेरे अकाउंट में आप देखते हैं कि दोस्तों 100 रुपए ही है, ठीक। अगर मेरे पास डेबिट कार्ड होगा तो मैं उस सामान को नहीं खरीद पाऊंगा, है ना। मैं सामान लेने के लिए गया, मैं जब सामान को ले रहा था, जिस कार्ड के द्वारा मैं पेमेंट कर रहा था वो था डेबिट कार्ड। तो मेरे अकाउंट में जितना पैसा है 100 रुपए है, तो मैं 100 रुपए का ही सामान खरीद पाऊंगा।
वहीं क्रेडिट कार्ड के अंदर क्या होता है दोस्तों, सेम सिचुएशन को देखते हैं कि मैं सामान लेने गया 120 रुपए का, मेरे अकाउंट में थे आप देखते हैं कि 100 रुपए। अब दोस्तों अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड होगा ना तो मैं पेमेंट कर सकता हूं, है ना। बैंक क्या करता है दोस्तों, बैंक आपको 20 रुपए उधार दे देगा, चलो यार तुम तो हमारे अकाउंट में रखते हो पैसा, बैंक आपको 20 रुपए उधार दे देगा तो आप अपना सामान खरीद सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको पैसा उधार देता है, जब आपके पास आप देखते हैं कि आपकी सैलरी आएगी या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, जब पैसा आएगा तो वो पैसा आपको बैंक को वापस करना होता है। क्रेडिट कार्ड में बैंक आपको पैसा उधार देता है और आप उस उधार के जरिए कोई भी सामान खरीद सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं किसी को। वहीं डेबिट कार्ड में जितना अकाउंट में पैसा है भैया उतने की ही आप खरीदारी करते हैं, इसी को आप देखते हैं कि इसी को डिफरेंस कहा जाता है ना। चलिए अब दोस्तों कुछ और हमारे महत्वपूर्ण सवाल होंगे, उनको एक एक कर कर हम लोग डिस्कस करते हैं। पूछा जा रहा है कि वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाइयां क्या है। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे मुख्य कठिनाई थी कि इसके जरिए हम लोग एक तो आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की आवश्यकता थी कि आपका सामान कोई ले ले और आप उनका सामान ले लें, और मूल्य का मापन, है ना, वजन करने में परेशानी होती थी। कोई छोटा सा सामान लेकर आ रहा है, किसके पास बड़ा सा सामान है, तो मूल्य जो है, वजन जो है वो ढूंढ पाना भी बहुत मुश्किल होता था। तो ये दोनों ही आप देखते हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां हुआ करती थी। देखिए किसी भी धातु का मुद्रा के रूप में सबसे पहले हम लोगों ने मुद्रा का रूप स्थापित किया, मुद्रा का प्रयोग करना शुरू किया, तो सबसे पहले प्रकार की जो मुद्रा थी या फिर जो सिक्के थे वो सोने और चांदी के ही आप देखते हैं कि दोस्तों प्रयोग में लाए गए थे। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि भारत में करेंसी नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो भारत के अंदर जो हमारे करेंसी नोट है वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आप देखते हैं कि जारी किए जाते हैं। अगला प्रश्न कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय का मतलब क्या होता है। देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता था, जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें विनिमय यानी कि बिजनेस कैसे होता था, वस्तु के बदले वस्तु, कि आप अपनी वस्तु दे दीजिए और आप उनकी वस्तु ले लीजिए, उसी को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। अगला सवाल है, पूछा जा रहा है कि मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, जमीन, खेतों के कागजात, मुद्रा या फिर मालगुजारी। सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों मुद्रा, कि अगर आपके पास पैसा होगा तो आप जमीन भी खरीद सकते हैं, खेत भी खरीद सकते हैं, और जो और कोई सामान की रसीद होती है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपकी मुद्रा ही आपको दिखती है। अगला सवाल है दोस्तों एटीएम, है ना। एटीएम मशीन होती है जिससे आप क्या करते हैं दोस्तों, अपने पैसे को बाहर निकाल सकते हैं, है ना। मशीनें होती हैं बैंकों के द्वारा स्थापित की हुई, आप जाते हैं उस कार्ड को रखते हैं, अपना पिन दबाते हैं और उसके बाद आपको पैसा मिल जाता है। तो इस एटीएम की फुल फॉर्म क्या है, ऑटो ट्रांसफर मशीन, ऑटो टिकट मशीन, ऑटो टेलर मशीन या फिर ऑटो ट्रांजिट मशीन। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही बनता है ना। चलिए अगला सवाल है कि बैंकों के बारे में विस्तृत जानकारी इनमें से किसके पास होती है, कि भारत के अंतर्गत जितने भी हमारे बैंक हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, या वो सही तरीके से काम कर भी रहे हैं या नहीं, बैंकों की जो जिम्मेदारी होती है वो कहाँ पर, किसके पास इसकी इनसे संबंधित इंफॉर्मेशन होती है। तो भारत का जो आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये बैंकों से संबंधित हर प्रकार की जानकारी रखता है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन बनता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपके सामने है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या है, कि मुद्रा से क्या होता है। मुद्रा के जरिए हम लोग विनिमय यानी कि बिजनेस करते हैं, मुद्रा के जरिए हम लोग मुद्रा को जमा करके रखते हैं, और मुद्रा मापक यानी कि इसके जरिए हम लोग चीजों को तोलते भी हैं, कीमत भी, देखो मेरी कीमत इतनी है, मैंने इतनी कीमत का सामान लिया। तो ये तीनों ही चीजें आप देखते हैं कि मुद्रा के द्वारा होती हुई हमें दिखती हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं। जो एटीएम होता है इसमें कब आप पैसे जमा या फिर निकाल सकते हैं। तो एटीएम से पैसे निकलते भी हैं और पैसे जमा भी होते हैं। बैंक के अंदर आप जाते हैं तो वो लगभग आप देखते हैं कि 8 घंटे जो बैंक के खुले होने का समय है उसी में पैसे निकाले जाते हैं। लेकिन एटीएम में आप देखते हैं दोस्तों कि 24 घंटे खुला रहता है एटीएम, आप वहां पर जाकर पैसे का निकास कर सकते हैं या फिर पैसा जमा कर सकते हैं। अगला सवाल है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, हमारा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि मुद्रा ने साख प्रणाली को बनाया है। देखिए जब भी हम देखते हैं कि जो मुद्रा होती है दोस्तों, हमारी जो करेंसी होती है ना, अब जब बैंक होता है दोस्तों, जब भी बैंक किसी को पैसा उधार देता है तो वो उनकी साख को देखकर ध्यान में पैसा वापस देता है। साख का मतलब क्या है, कि बैंक ये ध्यान रखता है कि क्या आप जो पैसा ले रहे हैं आप उसे वापस करने की क्षमता रखते हैं कि नहीं रखते। तो मुद्रा के होने से ये जो साख प्रणाली है इससे पैसा लेन देन आप देखते हैं कि दोस्तों ये थोड़ा संभव हो पाया है ना, कि लोग अब इसको ले पा रहे हैं। जटिल भी नहीं है, असंभव भी नहीं है, संभव हो पाया है। अगर आप साबित कर पाएंगे कि आप पैसे को वापस कर सकते हैं तो ये आपके लिए संभव है कि आप पैसा ले लें, है ना। तो मुद्रा ने आप देखते हैं कि संभव बनाया है साख प्रणाली को। मुद्रा एक क्या है दोस्तों, आप देखते हैं कि मुद्रा एक रेयत है, सेवक है, राजा है, मालिक है। मुद्रा एक रेयत, रेयत का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि एक तरीका है व्यापार को करने का, बिजनेस को करने का। अगला सवाल, क्षणिक तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती हैं, वो ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम लोग
तुरंत कर लेते हैं और वो तुरंत ही समाप्त हो जाते हैं, उनको आप लोग किस नाम से पुकारते हैं? उनको चालू वस्तुएं कहा जाता है ना, ये तो चालू सामान है भैया। चलिए, अगला सवाल है कि मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है। मुद्रा को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों? मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है किताबों की, संसाधनों की, साख एवं ऋण की या फिर कागजों की। तो मुद्रा के जरिए हम लोग अधिकतर पैसा उधार लेते हैं, साख और ऋण करते हैं, है ना। और हर चीज को आप लोग देखते हैं कि इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। और कुछ इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने आप सभी के साथ ये जो हमारे क्वेश्चंस रहे थे उनको आप सभी के सामने रखा। मुद्रा और साख वाला ये जो हमारा अध्याय है आप देखते हैं कि कंप्लीट हुआ। आशा है दोस्तों कि इस चैप्टर से अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हमने आप सभी के सामने रखे हैं वो आपको जरूर समझ में आए होंगे। आप लोगों से मुलाकात की जाएगी अब एक नए अध्याय के अंतर्गत, और उसके अंतर्गत आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताना है कि अब आप नया लेक्चर जो होगा वो कौन से चैप्टर पे कराना चाहते हैं। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।